आज दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर अलजेब्रा बाय डॉक्टर विनोद कुमार। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान और लीनियर डिपेंडेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे कि अगर हमको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, सामने बोर्ड में लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। शो दैट द वेक्टर्स दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट, आल्सो एक्सप्रेस दिस वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। दोस्तों अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उनमें आपस में एक रिलेशन होता है, तब वहाँ पर आप एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर वही बात है, पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये तीनों वेक्टर यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, फिर दिखाएंगे कि ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। हम चाहें तो इस वेक्टर को भी बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों एक वेक्टर के अंदर ये 3 कंपोनेंट हैं, कहने का मतलब ये एक पूरा वेक्टर है, ये पूरा एक वेक्टर और ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कहेंगे, हियर पहला वेक्टर हम लोगों ने x1 उसको नाम दिया यानी कि 0, 2, -4। दूसरा वेक्टर हम लोग नाम दिया x2 यानी कि 1, -2, -1। और थर्ड वेक्टर हो गया यहाँ पर x3 का मतलब है 1, -4 और 3। हमको यहाँ पर ये प्रूव करना है कि x1, x2, x3 ये 3 वेक्टर्स यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। फिर x1 को x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। आइए थोड़ी सी जगह हम लोग यहाँ पर बना लें, तो इसको मैं ऊपर लिख दूँ। x1 का मतलब है 0, 2, -4, x2 दोस्तों 1, -2, -1, 1, -2, -1 और तीसरा वेक्टर है x3 यानी कि 1, -4 और 3। फिर आप लोग कहोगे लेट α1, α2, α3 आर द स्केलर्स सच दैट। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर कहा α1, α2, α3 ये 3 स्केलर इस प्रकार से हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस α3 x3 इज इक्वल टू 0। तो 3 वेक्टर हैं x1, x2, x3, 3 स्केलर हैं α1, α2, α3 इस प्रकार से कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। अब देखिएगा α1, α2, α3 अगर ये तीनों स्केलर यहाँ पर 0 हैं तो ये तीनों वेक्टर यहाँ पर कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर ये जो 3 स्केलर हैं इनमें अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो हो गया तो ये वेक्टर्स यहाँ पर कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब कैसे चेक करते हैं, आगे का काम देखो। α1 इंटू x1, तो x1 की जगह पर आपने लिखा 0, 2, -4। α2 इंटू x2, x2 का मतलब है 1, -2, -1। α3 इंटू x3, x3 का मतलब है 1, -4 और 3 इक्वल टू 0। 0 का मतलब 0 वेक्टर है, और अगर ये 0 वेक्टर है तो इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट होंगे यानी कि 0, 0, 0। दोस्तों α1 का मल्टीप्लिकेशन तीनों में होगा, α2 का भी तीनों में और α3 का भी तीनों में। फिर पहले वाले जो कंपोनेंट हैं वो आपस में ऐड करेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जब पहले वाले कंपोनेंट आपस में ऐड करोगे तो ऐसे हो जाएगा 0 α1 प्लस α2 प्लस α3 और कंपेयर कर दो राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड में जो पहला कंपोनेंट है वो 0 है। इसी तरह से α1 का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कंपोनेंट में होगा, α2 का सेकेंड में, α3 का सेकेंड में, उन्हें आपस में ऐड करो। 2α1 माइनस 2α2 माइनस 4α3 और कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड में सेकेंड कंपोनेंट 0 है।
इसी तरह से थर्ड वाला बनेगा -4α1 -α2 और प्लस का 3α3 = 0। दोस्तों इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, α1 α2 α3 की वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं। α1 α2 α3 की वैल्यू हमको यहाँ पर चाहिए। अगर α1 α2 α3 तीनों जीरो हैं तो वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है तो वेक्टर्स हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। दोस्तों अब इन तीन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैट्रिसेस वाली बुक में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। वहाँ पर लोग पढ़ते थे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जीरो है, इसका मतलब ये तीन इक्वेशन यहाँ पर कहलाएंगी होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, यानी कि जीरो सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। बस हमको यही तो चेक करना है कि यहाँ पर इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमको यहाँ पर मिलता है जीरो सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको मेरी सलाह अगली ये है कि आप लोग मैट्रिसेस वाले वीडियोस में जाएंगे और वहाँ पर इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप लोग वहाँ पर देखेंगे, रिवीजन करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह से ध्यान है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो वहाँ पर जा करके इससे जो रिलेटेड वीडियो है आप लोग उसको रिवाइज कर लें। चलो अब आगे बढ़ता हूँ मैं। तो दोस्तों आज थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, लिख सकते हैं दिस इज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या लिख देंगे? दीज आर द होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज नहीं कर रहे हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर काम करते हैं, जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होता है हम केवल उसकी रैंक को यहाँ पर निकालते हैं। आप लोग इसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरह सारी बातें याद आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं वहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर केवल कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक को चेक करते हैं और नंबर ऑफ द अननोन के साथ उसको कंपेयर करते हैं। तो आप क्या कहोगे? हियर द, अच्छा अब या तो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स लिखो या डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। हियर द डिटर्मिनेंट, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, हियर द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये हो जाएगा 0 1 1, फिर हो जाएगा 2 - 2 - 4, 2 - 2 - 4, फिर यहाँ पर है -4 -1 और 3, ठीक है ना। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू को चेक करें। इसकी वैल्यू को चेक करने का मतलब बस इतना चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 आ रही है या फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर नॉन जीरो आ रही है। तो आइए काम करते हैं, या तो प्रॉपर्टीज का यूज कर लो या फिर एक्सपेंशन कर दो। चलो हम R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं। अगर हम इसको R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो 0 इंटू समथिंग, तो पहला टर्म तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस, अब मिलेगा आपको माइनस का 1। इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया, आपको मिलेगा ये 4 चीज़ है ना, इतना चीज़ें। ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, यानी कि 6 माइनस दिस इंटू दिस 16, फिर प्लस 1। इसकी रो को और कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस -2 माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 8। तो बच्चों यहाँ पर आया कितना? माइनस का 10, यानी कि प्लस का 10 हो गया, और वहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 10, यानी कि इसका मतलब आपने देखा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो यहाँ पर 0 हो गया। अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है वो यहाँ पर 3 से कम है। दोस्तों
अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स की रैंक है वो यहाँ पर 3 से कम है, जबकि अननोन्स कितने थे? 3 थे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, है ना। क्या कहोगे? बट द नंबर ऑफ अननोन्स आर 3। तो रैंक यहाँ पर 3 से कम आई है, जबकि अननोन्स यहाँ पर कितने हैं? 3 है। तो अगर रैंक नंबर ऑफ द अननोन से कम है तब इसका मतलब होता है कि यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से नॉन जीरो सोल्यूशन। तो दोस्तों आप क्या कहोगे? तो जब मैट्रिक्स की रैंक है वो 3 से कम आई है, और जबकि यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ द अननोन्स हैं वो यहाँ पर 3 हैं, तो आप लोग कहोगे इट मीन्स देयर इज, अब 3 नाम होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन या फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन या फिर नॉन जीरो सोल्यूशन। इट मीन्स देयर इज नॉन जीरो सोल्यूशन फॉर अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 थी वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा कहे कि अगर अल्फा 1 हम 0 ले लें, अल्फा 2 0 ले लें, अल्फा 3 0 ले लें, तब वो इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी या नहीं होंगी? तो जवाब है होंगी। मतलब कहने का नॉन जीरो सोल्यूशन जहाँ पर आता है होमोजीनियस इक्वेशन में, तो वहाँ पर जीरो सोल्यूशन तो है ही, लेकिन नॉन जीरो सोल्यूशन भी पॉसिबल है। मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की नॉन जीरो वैल्यूज के लिए भी हम उन इक्वेशंस को जीरो बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो इक्वेशन सेटिस्फाई की जा सकती हैं फॉर द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपके पास है नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 की नॉन जीरो वैल्यूज पॉसिबल है। और मैंने पीछे बताया था अगर हमारे पास स्केलर्स में एक भी स्केलर नॉन जीरो पॉसिबल है तब हम लोग कहते हैं कि हमारे जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो आप लोग क्या कहोगे? सो द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये एक प्रकार से मेथड हो गया। इस वीडियो को 2-3 बार आप ध्यान से देखो, और लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए मैंने अब यहाँ पर पीछे के कॉन्सेप्ट का रिवीजन आपको नहीं करवाया है। कहने का मतलब मैट्रिसेस वाली बुक में सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन, इस टॉपिक का जो वीडियो आपके यहाँ है उसको आप लोग देख लें, रिवीजन कर लें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो वेक्टर्स हो गए वो यहाँ पर हो गए लीनियरली डिपेंडेंट। अब थोड़ा सा रटने के अंदाज में अगर हम आपसे कहें तो सुनिएगा, जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है अगर वो 0 हो जाए तो हमेशा समझ लो वेक्टर्स वहाँ पर होंगे लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो समझ लो वहाँ पर वेक्टर्स हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि जो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू वहाँ पर फिर 0 होगी। बाकी कॉन्सेप्ट ये सब है, यानी कि सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन से इसका कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर आधा तो हो गया, यानी कि हम लोगों ने पहले इतना प्रूव कर दिया कि यहाँ पर जो वेक्टर्स हैं वो यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पर हमको ये और करके दिखाना था कि जो x1 है हम उसको x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। आइए हम लोग ऐसा करें। अब नई लाइन सेट हो, लेट x1 इज इक्वल टू अल्फा x2 प्लस बीटा x3। मेरी बात समझे आप लोग? यानी कि हम लोगों ने x1 को x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा। सेकेंड पार्ट में हमको यही करना था, इस वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट आए हैं तो ये पॉसिबल है, यानी कि वहाँ पर एक वेक्टर को बाकी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। आइए अब इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे? x1 की जगह पर आपने लिखा 0, 2, -4
अल्फ़ा इंटू एक्स टू यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1 बीटा इंटू एक्स थ्री का मतलब है 1 माइनस 4 और 3। अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन तीनों कंपोनेंट में करोगे, बीटा का भी तीनों में, फर्स्ट वाले आपस में ऐड करोगे और इससे कंपेयर करोगे। तो पहली इक्वेशन आपके पास आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन मिलेगी माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा इक्वल टू 2। और थर्ड इक्वेशन मिलेगी माइनस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू माइनस 4। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करो। दोस्तों अननोन तो इस बार 2 ही है ना, अल्फ़ा और बीटा। तो एक काम करो, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करो। चलो इक्वेशन नंबर 1 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करो और सेकेंड के साथ ऐड कर लो। तो 4 बीटा से 4 बीटा कैंसिल। 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या था, तो 4 अल्फ़ा और माइनस 2 अल्फ़ा यानी कि हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पर आपने 4 का मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ ऐड किया था तो इक्वल टू में 2 है। इस तरह से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। तो दोस्तों अल्फ़ा की वैल्यू 1 आई। अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो मतलब ये हुआ कि ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। अब अल्फ़ा और बीटा की ये जो वैल्यू आई हैं वो निश्चित रूप से थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आइए दिखा देता हूँ। अल्फ़ा की जगह पर 1 रखोगे तो क्या आएगा बताओ, -1। बीटा की जगह पर -1 रखेंगे तो -3 आएगा। आप देख सकते हो -4 इक्वल टू -4। तो लिख दोगे दीज वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन नंबर 3 आल्सो। तो अल्फ़ा बीटा की ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन नंबर 3 को भी सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा की इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2, आइए हम लोग अल्फ़ा और बीटा की इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करोगे तो x1 इक्वल टू आ जाएगा x2 माइनस x3। इस तरह से हम लोगों ने x1 को x2 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखा दिया। तो दोस्तों ये हम लोगों का क्वेश्चन था जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो लीनियर डिपेंडेंस एंड द लीनियर इंडिपेंडेंस है ना ऑफ द वेक्टर्स। थोड़ा सा क्वेश्चन अभी आप लोग लगाओगे, जो मैंने आपको वीडियो बताया मैट्रिसेस वाली बुक से, उसका रिवीजन करोगे, बिल्कुल आसान लगने लगेंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस। आइए दोस्तों प्रैक्टिस के तौर पर आइए हम लोग एक क्वेश्चन और करें। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर उठा रहा हूँ। 3 वेक्टर यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। x1 इक्वल टू है 1 3 2, x2 इक्वल टू है 1 7 8 और x3 है 2 1 -1। आइए अब हमको फिर से चेक करना है कि ये 3 वेक्टर यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो आप लोग क्या कहोगे, लेट α1 α2 α3 आर द स्केलर्स सच दैट। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि α1 α2 α3 3 स्केलर इस प्रकार से हैं कि α1 इंटू x1 प्लस α2 इंटू x2 प्लस α3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज 0। अब यहाँ पर हमको α1 α2 α3 की वैल्यूज चेक करनी है कि ये सभी 0 हैं या नॉन जीरो वैल्यू भी पॉसिबल है। तो करने का तरीका बार बार वही। आइए α1 इंटू x1, तो x1 यहाँ पर क्या है 1 3 2, α2 इंटू x2 इसका मतलब हो गया 1 7 8, α3 इंटू x3 2 1 -1 इक्वल टू 0 वेक्टर यानी कि 0 0 0। अब वही 3 इक्वेशन बनाओ जैसे मैंने पहले बताई थी। फर्स्ट वाले कंपोनेंट एक साथ ले लो तो आपको मिलेगा α1 प्लस α2 प्लस 2 α3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाले कंपोनेंट एक साथ लेंगे 3 α1 प्लस 7 α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0। आइए थर्ड वाले कंपोनेंट एक साथ लेंगे 2 α1 प्लस 8 α2
माइनस अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। दोस्तों दीज आर द होमोजीनियस इक्वेशंस, है ना, दीज आर द लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लोग आइए होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो मेथड हम लोगों ने सीखा हुआ है मैट्रिसेस वाली बुक में, उसकी हेल्प से हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं और ये चेक करते हैं कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की वैल्यूज यहाँ पर इसको इस बार रखने की जरूरत नहीं तो इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, क्या लिखेंगे? द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, हर चीज़ लिखी जाती है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? 1 1 2 3 7 1 2 8 -1। आइए दोस्तों हम लोग इसकी वैल्यू को चेक करें। चेक करने का मतलब है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है या नॉन जीरो। तो आइए इसको सीधे सीधे R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देते हैं। तो आपने क्या लिया? 1, इसकी रो को और इसके कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस -7 माइनस दिस इंटू दिस, फिर माइनस का 1 आया, इसकी रो को और कॉलम को डिलीट किया, दिस इंटू दिस -3 -2 प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 2 आएगा, इसकी रो को और कॉलम को डिलीट किया तो यहाँ पर हो जाएगा 24 -14। दोस्तों ये वैल्यू बनी आकर के -15 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 और वहाँ पर बनेगा आकर के प्लस का 20। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया 25 -15 यानी कि 10। दोस्तों ये 0 नहीं आया। अगर 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स की जो रैंक है वो यहाँ पर 3 है। और अननोन्स कितने थे? अननोन्स भी 3 थे, तो अननोन भी 3 है, रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी 3 है। इसका मतलब यहाँ पर आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब हो गया दूसरा नाम ट्रिवियल सोल्यूशन और तीसरा नाम हो गया जीरो सोल्यूशन। तो क्या कहोगे? सो देयर इज जीरो सोल्यूशन फॉर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। इसका मतलब हो गया अल्फ़ा 1 भी यहाँ पर 0 है, अल्फ़ा 2 भी 0 है और अल्फ़ा 3 भी 0 है। यानी कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की नॉन जीरो वैल्यूज के लिए हम लोग उन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यानी कि अल्फ़ा 1 भी 0 होगा, अल्फ़ा 2 भी 0, अल्फ़ा 3 भी 0। अगर ये तीनों स्केलर यहाँ पर 0 हो गए तो सारे स्केलर्स 0 हो जाने के आधार पर हम ये कहेंगे कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो क्या लिखोगे? सो द वेक्टर्स x1, x2 एंड x3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब वो तीनों वेक्टर्स यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये था दोस्तों लीनियर डिपेंडेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर पर बेस्ड सेकेंड क्वेश्चन। आइए इसके बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। आइए दोस्तों आज के लेक्चर का अब ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन द स्केलर ए आर द वेक्टर्स दिस 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 इन आर क्यूब आर लीनियरली डिपेंडेंट। दोस्तों यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और हर वेक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं और फील्ड के नाम पर भी आर है, यानी कि रियल नंबर्स यहाँ पर स्केलर का काम करेंगे। तो दोस्तों इस बार ये दे दिया हुआ है कि ये 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं, ये दे दिया हुआ है। अब आपको बताना यहाँ पर ये है कि फिर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। अगर ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आपको बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। तो आइए फिर वही लिखोगे, लेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 आर द स्केलर्स, let alpha 1, alpha 2, alpha 3 belonging to R are the
scalars such that, दोस्तों ये तीन स्केलर यहाँ पर इस प्रकार से हैं कि α1 इंटू x1 प्लस α2 इंटू x2 प्लस α3 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। अब ये तीन स्केलर यहाँ पर इस प्रकार से हैं कि इन तीनों वेक्टर का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर 0 है। तो α1 इंटू x1 का मतलब यहाँ पर है a1 0, α2 इंटू x2 का मतलब यहाँ पर है 1a1, α3 इंटू x3 का मतलब है 0 1a और इक्वल टू में है 0 0 0। तो जब लोगों ने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए उसी तरीके से आगे देना 3 क्वेश्चंस कैसे बनेंगी। a α1 प्लस α2 प्लस 0 α3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड कंपोनेंट लो α1 प्लस a α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0। फिर 0 α1 प्लस α2 प्लस a α3 इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर आपके पास तैयार हो गई। हाँ, अब आप लोग क्या कहोगे, दीज आर द लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस इन α1 α2 एंड α3। दीज आर द लीनियर होमोजीनियस इक्वेशंस इन α1 α2 α3। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा। तो ऐसे कहोगे, हियर द डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। बताइएगा डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बना, a1 0 a1 0, फिर हो जाएगा 1a1 1a1, फिर है 0 1a 0 1a। ये हो गया हमारे लिए डिटर्मिनेंट ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब पीछे भी हमने आपको बताया था, डायरेक्ट रटने के हिसाब से ही बताया था, अगर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, और अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कहेंगे, सिंस द वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, सो तो डायरेक्ट लिख दो। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर कॉफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर 0 होना चाहिए। ठीक है ना। और अगर पूरी बात लिखना चाहोगे तो फिर ये भी ऐसे लिख सकते हैं, सिंस द वेक्टर्स x1 x2 x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, सो द रैंक ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी लेस देन 3। ठीक है ना, रैंक ऑफ द कॉफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी लेस देन 3। सो के बाद फिर ये लिख दोगे, यानी कि कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम तभी होगी जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट a लिखा था इसकी वैल्यू को 0 कर दो, a1 0, फिर यहाँ पर होगा 1a1, फिर यहाँ पर हो गया 0 1a, और ये इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है ना, लॉजिक लाइन लिख दूँ मैं, सो द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स शुड बी लेस देन 3। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम होनी चाहिए, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम तब होगी जब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो आइए बस अब आप लोग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो और वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे a की। आइए हम लोग ऐसा करें। तो R1 के रेस्पेक्ट में ही चलो एक्सपेंड कर देते हैं। क्या मिला, a, रो और कॉलम को डिलीट किया, a² - 1, फिर माइनस का 1, इसकी रो और कॉलम को डिलीट किया तो ये बनेगा a - 0, a आ गया,
फिर प्लस माइनस प्लस, अगला टर्म तो खैर जीरो ही है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आया, सब मिला करके ए क्यूब माइनस ए यानी कि ए क्यूब माइनस 2a इक्वल टू जीरो। ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये ब्रैकेट जीरो होगा। इसको जीरो करोगे तो ए की वैल्यू आएगी जीरो, इसको जीरो करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। हमसे यही तो पूछा गया था कि अगर वेक्टर्स वहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। तो जवाब है ए की वैल्यू ये होगी। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर फिलहाल मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए मुलाकात होती है आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।